तो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि जितने भी पहले लेक्चर जो मैं ले चुका हूं, उन लेक्चर्स को कंटिन्यूअसली आप रिव्यू करते रहिएगा। जो एम्स ऋषिकेश के समय लिए गए थे और जो अभी करंट लेक्चर चल रहे हैं, दोनों लेक्चर्स आपको एम्स दिल्ली में सबसे ज्यादा प्रॉफिट दिलाने वाले हैं। तो जस्ट एम्स दिल्ली के अंदर सबसे बेस्ट प्रॉफिट हमें अचीव करने के लिए दोनों टाइप के लेक्चर्स को रिव्यू करते रहना है, यानी प्रीवियस लेक्चर्स को भी और करंट में जो क्लास चल रहा है उसको भी आप कंटिन्यूअसली वॉच करते रहिएगा। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बहुत ही अच्छे टॉपिक्स कवर करेंगे और काफी शानदार इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अपन कवर करने वाले हैं। तो जो आज क्लास लेंगे उस क्लास के अंदर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या होंगे, और बच्चों ध्यान रखिएगा उन टॉपिक्स के बारे में मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको कर देता हूं कि कौन कौन से टॉपिक हम कवर करेंगे। जैसे सबसे पहले हम वाइटल साइन का पूरा शॉर्ट में रिव्यू करेंगे। देन उसके बाद हम इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, देन बच्चे जैक्सन प्रैट वगैरह कुछ मैथ्स क्वेश्चंस आज के लेक्चर में होंगे। तो आज की जो क्लास है वो बहुत ही बेहतरीन क्लास है और आने वाले एम्स के एग्जाम्स के अंदर, चाहे आप जिपमर पीजीआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप कर रहे हैं कंबाइंड एम्स की प्रिपरेशन, दोनों एग्जाम के अंदर करीब आपको 10 क्वेश्चन इस सेशन से, इस क्लास से, एक सिंगल क्लास से मिलने वाले हैं। तो आज की इस क्लास से 10 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं गाइस, इसलिए क्लास को पूरा अटेंड करिएगा। लेक्चर बड़ा होगा, बड़ा लेक्चर है, लेकिन लास्ट तक अटेंड करिएगा, तभी जाकर के पूरी टॉपिक्स क्लैरिफाई हो पाएंगे। तो चलिएगा बात शुरू करते हैं। सबसे पहला है क्वेश्चन आपके पास इमेज बेस्ड क्वेश्चन। जस्ट इमेज बेस्ड क्वेश्चन आप देख रहे हैं, दिस ट्यूब या कैथेटर इज यूज्ड इन। आपको बताना है कि दिस ट्यूब या कैथेटर दैट इज यूज्ड इन, क्या यूज होता है। तो जो आप ये इमेज देख रहे हैं इसका क्या यूज है और ये इमेज क्या कहलाता है, ये कैथेटर क्या कहलाता है। जस्ट इसमें एक शंट वॉल्व होता है बच्चे, एक कैथेटर होता है, वेंट्रिक्यूलर कैथेटर होता है और एक डिस्टल कैथेटर होता है। तो डिस्टल कैथेटर एंड वेंट्रिक्यूलर कैथेटर और शंट, इस तरह का जो इमेज आपको दिखे ये है शंट कनेक्शन। ये एक शंट क्या कर रहा है, दो कैथेटर्स को आपस में जोड़ता है। तो शंट क्या कर रहा है, टू कैथेटर्स को आपस में जोड़ रहा है, वेंट्रिकुलर कैथेटर को और डिस्टल कैथेटर को। बच्चा ये जो कैथेटर है ये कहलाता है वेंट्रिक्यूलो पेरिटोनियल शंट। क्या कहलाता है, वेंट्रिक्यूलो पेरिटोनियल शंट। वेंट्रिक्यूलो पेरिटोनियल शंट का क्या यूज है, जस्ट वेंट्रिक्यूलो पेरिटोनियल शंट का यूज क्या है बच्चा, वेंट्रिक्यूलो पेरिटोनियल शंट, इट इज अ वेंट्रिक्यूलो पेरिटोनियल शंट, मोस्ट कॉमन शंट फॉर द हाइड्रोसिफेलस एंड इंसर्टेड इनटू द लेटरल वेंट्रिकल एंड कनेक्टेड विद द पेरिटोनियल कैविटी। तो जस्ट जानिएगा इसको कहां पर, ब्रेन के लेटरल वेंट्रिकल से, ब्रेन के लेटरल वेंट्रिकल से इसको कनेक्ट करके कहां पर कनेक्ट करते हैं गाइस, इसको कनेक्ट किया जाता है पेरिटोनियल कैविटी में। बच्चों पेरिटोनियल कैविटी और ब्रेन के बीच में कनेक्शन क्रिएट करने के लिए इस कैथेटर का यूज करते हैं, शंट का यूज करते हैं। ये शंट किन के लिए, कौन सी डिजीज के अंदर इसकी जरूरत पड़ती है, तो जस्ट इट इज नीडेड इन केस ऑफ द हाइड्रोसेफेलस। बच्चों यानी हाइड्रोसेफेलस के पेशेंट्स में ब्रेन के अंदर एक्यूमुलेटेड एक्सेसिव फ्लूइड को ड्रेन किया जाता है डायरेक्टली पेरिटोनियम के अंदर। यानी ब्रेन के अंदर जब फ्लूइड फिल हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है, तो इस फ्लूइड को डायरेक्ट पेरिटोनियम में एक शंट के माध्यम से ड्रेन करते हैं और इस शंट का नाम होता है बच्चा वेंट्रिक्यूलो पेरिटोनियल शंट। तो ये कौन से क्लाइंट्स को लगाया जाता है शंट, ये शंट हाइड्रोसिफिलिस के क्लाइंट्स को यूज किया जाता है। तो ध्यान रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट इमेज है और दिल्ली के अंदर आने की संभावना पूरी है, काफी मोस्ट क्वेश्चन है। क्लियर है गाइस। नेक्स्ट आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्यूब या कैथेटर। बच्चा ये जो आप ट्यूब या कैथेटर देख रहे हैं इसका क्या नाम है, पहला नेलेटन्स कैथेटर, फॉगर्टी एम्बोलेक्टोमी कैथेटर, सैंक्सटेकन ब्लैकमोर ट्यूब या ब्लडर इरिगेशन कैथेटर, रिमूव द फ्रेश एम्बोलाई फ्रॉम द वेसल्स, द बलून इज इन्फ्लेटेड टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द वेसल। बच्चा इसमें जो ये बलून होता है ये आप देख रहे होंगे बलून, ये जो बलून देख रहे हैं ये बलून क्या करता है, बलून इज इन्फ्लेटेड। बच्चे ये क्या करता है, फ्रेश एम्बोलाई को जस्ट दिस कैथेटर यूज टू रिमूव द फ्रेश एम्बोलाई। तो पहला क्वेश्चन ध्यान रखना, इस कैथेटर को फ्रेश एम्बोलाई रिमूव करने के लिए यूज करते हैं। इस कैथेटर से कैसे एम्बोलाई यूज किया जाता है, अभी अभी जो फ्रेश एम्बोलाई बना है that can be removed by using which catheter, that can be removed by using the Fogarty catheter, Fogarty embolectomy catheter।
तो एम्बोलेक्टोमी कैथेटर जो होता है फॉगर्टी, इसके जो टिप पॉइंट है, टिप पॉइंट पर एक बलून होता है, इस बलून को इन्फ्लेट कर देते हैं, फुला देते हैं, और जैसे ही इसको फुलाया जाता है इसके अंदर वो एम्बोलाई आ जाता है, और इसके माध्यम से फिर हम उस एम्बोलाई को बाहर की तरफ एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो फॉगर्टी एम्बोलेक्टोमी कैथेटर यूज टू रिमूव द फ्रेश एम्बोलाई। याद रखना बच्चा, दैट मे बी द मोस्ट क्वेश्चन इन अपकमिंग एग्जाम। जो एग्जाम हमें सिर पे दिख रहा है 7 फरवरी को, दिल्ली एम्स, कंबाइंड एम्स, उस एम्स के अंदर इस क्वेश्चन को देखेंगे आप, और ये क्वेश्चन आपको वहां पर मिलेगा कि नेम दिस कैथेटर। तो इस कैथेटर का नाम क्या है? पहला क्वेश्चन, फॉगर्टी एम्बोलेक्टोमी कैसे रिमूव करता है? इसमें जो बैलून होता है इसे इन्फ्लेट कर देते हैं और एम्बोलाई ट्रेवल करता हुआ इस बलून में आकर के फंस जाता है, और फिर हम उसको एक्सट्रैक्ट कर ले। तो 2 स्टार का सम्मान दूंगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द कैथेटर? जो कैथेटर आप देख रहे हैं इसका क्या नाम है? तो जस्ट यू नीड टू आंसर व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कैथेटर। इस कैथेटर का क्या नाम है बच्चा? व्हाट इज द नेम आप देख रहे हैं, इस कैथेटर का नाम है बच्चे फोलिस कैथेटर। सिंपल सा नेम है। जस्ट व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कैथेटर? दिस इज द फोलिस कैथेटर। क्या है ये? यूरिनरी ब्लडर। क्लियर है बच्चे? तो ये एक सिंपली सुप्राप्यूबिक कैथेटर होता है जिसको सुप्राप्यूबिक एरिया से होकर के इंसर्ट किया जाता है, और जस्ट इट इज यूज टू ड्रेन द यूरिन। यूरिन को ड्रेन करने के लिए यूज किया जाता है। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट आप देखिएगा बच्चा, जस्ट ये जो डायग्राम देख रहे हैं आप, ये दिल्ली एम्स के पर्पज से काफी मोस्ट मुझे लग रहा है। अ क्लाइंट, क्वेश्चन पढ़िएगा आप ध्यान से। अ 40-year-old male who is the chronic smoker presented with the long history of intermittent claudication। यहां पर क्या हो रहा है? हिस्ट्री ऑफ intermittent claudication। then and the blackish discoloration of the toe, what is the preferred treatment? इस पेशेंट का preferred treatment क्या होगा? just give answer। या सॉरी, जो पहले वाले में हमने अभी जस्ट क्वेश्चन किया था वो मेलकोट था बच्चे, गलती से फॉलीज में बोल गया। मेलकोट कैथेटर था वो। क्या था? मेलकोट कैथेटर था बच्चा। ओके, इस क्वेश्चन को करेक्ट कर लेना। दैट इज द मेलकोट कैथेटर। ओके, मेलकोट कैथेटर, इसमें आपसे मिस्टेक हो गई है। दैट इज मेलकोट। राइट आंसर इज डी। ओके, देन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। यहां पर जो आप डिजीज देख रहे हैं, इस डिजीज के केस में 40-year-old male who is the chronic smoker presented with the long history of intermittent claudication and blackish discoloration of the toe, what is the preferred treatment? पूछा जा रहा है preferred treatment क्या होगा? तो what is your right answer? बच्चे, intermittent claudication इसको क्लाइंट को हो रहा है पैरों के अंदर। अब intermittent claudication क्या होता है? पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज वाले क्लाइंट्स को होता है। जिनको पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज होती है बच्चा, उनको पेरिफेरल वेसल्स के अंदर क्या बन जाते हैं? एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है। एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है पेरिफेरल वेसल्स में। और पेरिफेरल वेसल्स में जिस तरह से हार्ट के अंदर कोरोनरी आर्टरी डिजीज में एथेरोस्क्लेरोसिस फॉर्म होता है, उसी तरह से पेरिफेरल वेसल्स के अंदर यदि एथेरोस्क्लेरोसिस फॉर्म हो जाता है तो जस्ट पेरिफेरल वेसल्स के अंदर क्या होगा? इस्चीमिया होगा। क्या होगा? इस्चीमिया होगा। और इस्चीमिया होने के कारण इस्चेमिक पेन होगा। पेन होने के साथ साथ ही बच्चे, यस, ये जो पेन होता है, ये पेन का फीचर क्या होता है? रेस्टिंग पेन। जस्ट व्हाट इज द फीचर ऑफ दिस पेन? दिस इज द रेस्टिंग पेन। खास बात क्या है? रेस्टिंग पेन है। और रेस्टिंग पेन को कहते हैं इंटरमिटेंट क्लोडिकेशन। क्या कहा जाता है? इंटरमिटेंट क्लोडिकेशन। तो इंटरमिटेंट क्लोडिकेशन क्यों हो रहा है? सेल्स में इस्चीमिया होकर के नेक्रोटाइज हो गई है, इसलिए जस्ट द क्लाइंट हैव द इंटरमिटेंट क्लोडिकेशन। और बच्चों, यदि इंटरमिटेंट क्लोडिकेशन होता है पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज के पेशेंट को, तो इसका फाइनली जो ट्रीटमेंट होता है वो क्या होगा? एम्पुटेशन। सो द राइट आंसर इज डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। एम्पुटेशन इज द करेक्ट आंसर। ओके गाइस, तो एम्पुटेशन इज द राइट आंसर। क्या राइट आंसर होगा? एम्पुटेशन। फाइनली ये जो गैंग्रीन हो चुका है, जस्ट नेक्रोटाइज हो चुका है एरिया, इसको हमें जस्ट बच्चे टर्मिनली रिमूव करना पड़ेगा। सर्जिकली वी नीड टू रिमूव दिस पार्ट, एंड सो दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड एज एम्पुटेशन। तो जस्ट इंटरमिटेंट क्लोडिकेशन यहां पर ध्यान रखिए, मैं टेक्निकल वर्ड्स को हाईलाइट कर रहा हूं। इंटरमिटेंट क्लोडिकेशन, डिस्कलरेशन ऑफ द टो। और ये क्लाइंट क्या है? क्रॉनिक स्मोकर। तो जस्ट बच्चों ध्यान रखना, पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज, मेल है और क्रॉनिक स्मोकिंग करता है, तो जस्ट इस तरह की जो पेरिफेरल वैस्कुलर होती है वो किन में होती है? क्रॉनिक वैस्कुलर डिजीज किस में होती है?
क्रॉनिक स्मोकर्स के अंदर बच्चों आपने सुना होगा रेनॉल्ड्स और बर्जर, तो रेनॉल्ड्स और बर्जर भी कुछ इसी फैमिली के डिसऑर्डर हैं, इसी फैमिली के वैस्कुलर डिसऑर्डर्स हैं जो आर्टरी को अफेक्ट करते हैं। तो स्मॉल और मीडियम साइज के आर्टरीज और आर्ट्रियोल्स अफेक्ट होती हैं रेनॉल्ड्स एंड बर्जर के केस में। तो रेनॉल्ड्स या बर्जर या आर्ट्रियल डिजीज में अगर एथेरोस्क्लेरोसिस डेवलप होता है तो मोस्ट कॉमन इनका कॉज होता है बच्चे स्मोकिंग और क्रॉनिक स्मोकिंग। सो द क्लाइंट कंप्लेन फॉर द इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन, discoloration of the toe, and what is the preferred treatment? So this part of the body, this part of the leg become necrotized एंड गैंग्रीनस, नेक्रोटाइज होकर के ड्राई गैंग्रीन हो चुका है। यहाँ पर कौन सा गैंग्रीन हो चुका है? ड्राई गैंग्रीन हो चुका है। इन दिस कंडीशन वी नीड टू डू द एम्पुटेशन। तो जस्ट इमेज शो करके आपसे 4-5 क्वेश्चन किया जा सकता है, कहा जा सकता है ये कंडीशन लास्ट रिजल्ट ऑफ द पीवीडी किसके कारण हुआ? ये पीवीडी के कारण हुआ है। यस और नो? इसके फीचर क्या होंगे? जस्ट बच्चे यू आर सीइंग हियर द डिस्कलरेशन ऑफ द टो, डिस्कलरेशन ऑफ द toe. Then patient complain for intermittent claudication means resting pain, resting pain. So this clients have the what is the final treatment of this disease? Then you will answer sir amputation is the treatment for this condition. Then बच्चे अब जैसा कि हम वाइटल साइंस को रिव्यू करेंगे शॉर्ट के अंदर, तो ध्यान रखिए वाइटल साइन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर दिल्ली एम्स। दिल्ली एम्स में वाइटल साइन से कम 2 एमसीक्यू पूछे जाते हैं। तो चलिएगा मैं शॉर्ट में आपको रिव्यू करवाता हूं। सबसे पहला टेम्परेचर, सबसे पहला है टेम्परेचर बच्चा। टेम्परेचर अफेब्राइल टेम्परेचर, अफेब्राइल यानी कि जिसमें कोई डिजीज नहीं होती है, तो उस कंडीशन में 97.5 से लेकर 99.5 तक टेम्परेचर नॉर्मली रहता है। तो ऑरल टेम्परेचर 97.5 से लेकर 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। रेक्टल टेम्परेचर 0.5 से 1.1 डिग्री फ़ारेनहाइट इंक्रीज देन द ऑरल रूट। बच्चा रेक्टल एंड ऑरल के अंदर, रेक्टल एंड ऑरल में मिनिमम 0.5 और मैक्सिमम 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का डिफरेंस होता है। यहां ध्यान रखिएगा, डिग्री सेंटीग्रेड नहीं, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का डिफरेंस होता है। किसमें? रेक्टल टेम्परेचर इज मोर देन द ऑरल। Understand? 1 डिग्री ऑरल रूट, 1 डिग्री मोर देन द ऑरल रूट। तो रेक्टल 1 डिग्री या 0.5 डिग्री मोर देन द ऑरल रूट। बच्चा फेब्राइल ऑरल टेम्परेचर इज 97.5 से 99.5 डिग्री सेंटीग्रेड। रेक्टल इससे रेक्टल निकालना है तो क्या करना होगा? प्लस 0.5 से 1.0 प्लस करना होगा, तो रेक्टल टेम्परेचर होगा। हाइपरथर्मिया कब बोलेंगे? 99.5 डिग्री से ज्यादा जाता है, इससे ज्यादा होगा तो दैट इज द हाइपरथर्मिया। हाइपोथर्मिया कब बोलोगे? 97.5 डिग्री फ़ारेनहाइट से डिक्रीज यदि टेम्परेचर होता है तो दैट इज द हाइपोथर्मिया। तो वी नीड टू नो अबाउट द हाइपोथर्मिया। ये डाटा जो है ये दिल्ली एम्स का डाटा है। आपको हो सकता है आप कुछ डिफरेंट भी जानते हो, लेकिन जो मैं बता रहा हूं यहां से ये दिल्ली एम्स का डाटा बता रहा हूं। अंडरस्टैंड बच्चों? इसलिए टेम्परेचर की वैल्यू जो आपकी कॉपी में आपके नोट्स में लिखा होगा हो सकता है इट मे बी डिफरेंट, but I am just visualizing you the data. They are most suitable for upcoming exams, and so I display those of the following values. Numerical values may be variate, आपकी वैल्यू वेरिएट हो सकती है। तो सिंपली ये आप ध्यान रखिए, फेब्राइल टेम्परेचर रेक्टल में इतना ज्यादा होगा, हाइपरथर्मिया कितने से ज्यादा? 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा, हाइपोथर्मिया 97.5 से कम। तो 99.5 97.5 याद रखिए दोनों वैल्यू। इससे कम हुआ हाइपो, इससे ज्यादा हुआ हाइपर। ओके गाइस, बढ़े आगे। देन देखिएगा बच्चे सेकंड टेम्परेचर, सेकंड वाइटल होता है पल्स। पल्स में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन में करवाने वाला हूं। नॉर्मली पल्स होता है 60 से 100 बीट्स पर मिनट, सब जानते हैं, काफी सिंपल क्वेश्चन है। बच्चा यदि अगर टैकीकार्डिया कहा जाए तो मोर देन 100 और ब्रेडिकार्डिया लेस देन 60 पल्स इज द ब्रेडिकार्डिया, मोर देन 100 पल्स इज द टैकीकार्डिया। पल्स का 100 से ज्यादा होना क्या कहलाया? टैकीकार्डिया। 60 से कम होना क्या कहलाया? ब्रेडिकार्डिया। बच्चा यहाँ पर ध्यान रखना, ब्रेडिकार्डिया डिजॉक्सिन की वजह से भी होता है। डिजॉक्सिन का साइड इफेक्ट क्या है? डिजॉक्सिन का साइड इफेक्ट या कॉम्प्लिकेशन क्या है? ब्रेडिकार्डिया। और जब कभी भी ब्रेडिकार्डिया हो रहा है तो जस्ट कांट एडमिनिस्टर द डिजॉक्सिन, हमें डिजॉक्सिन एडमिनिस्टर नहीं कर सकते। यदि अगर ब्रेडिकार्डिया है तो डिजॉक्सिन एडमिनिस्टर नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता है? बिकॉज डिजॉक्सिन इज पॉजिटिव आइनोट्रोपिक है, लेकिन नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक होता है। नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक होने के कारण ये क्या करता है? इट डिक्रीज द हार्ट रेट।
तो हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन किया जाता है कि डिजॉक्सिन के प्री एडमिनिस्ट्रेशन असेसमेंट क्या होता है, व्हाट इज द प्री एडमिनिस्ट्रेशन असेसमेंट ऑफ डिजॉक्सिन। तो आप कहना आंसर सर पल्स या फिर हार्ट रेट असेसमेंट करना, दैट इज द प्री एडमिनिस्ट्रेशन असेसमेंट ऑफ द डिजॉक्सिन। इफ द हार्ट रेट इज लेस देन 60 we can't administer the digoxin. Why? Because sir the digoxin is negative positive inotropic but the negative chronotropic और negative chronotropic होने के कारण so sir decrease the heart rate and if it administered it will causing the severe bradycardia. Understand guys? 60 से कम होना, 60 से कम होना माइल्ड ब्रेडिकार्डिया, 40 से कम होना मॉडरेट ब्रेडिकार्डिया, 20 से कम हार्ट रेट का रह जाना सीवियर ब्रेडिकार्डिया। तो ब्रेडिकार्डिया के रेंज ध्यान रखिए, माइल्ड ब्रेडिकार्डिया, मॉडरेट, सीवियर, ओके, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर ब्रेडिकार्डिया, तीनों ब्रेडिकार्डिया भी ध्यान रखिए। डिजॉक्सिन पूरा पढ़ा दिया यहाँ से मैंने आपको। अंडरस्टैंड? पल्स के साथ ही नॉर्मल पल्स 60 से 100, टैकीकार्डिया कितना 100 से ज्यादा होगा तो ब्रेडिकार्डिया कितना 60 से कम होगा। तो प्यारे बच्चों दोस्तों समझ में आ गई क्या बात? यस और नो? थ्रेडी, थ्रेडी, थ्रेडी यानी वीक और फीबल, वीक और फीबल, वीक और फीबल, वीक और फीबल पल्स को क्या कहोगे? थ्रेडी पल्स। बाउंडिंग पल्स किसे कहते हैं? बाउंडिंग पल्स यानी फोर्सफुल एंड फुल, फोर्सफुल एंड फुल यानी पाइपलाइन फुल भर के जा रहा है, पाइपलाइन फुल भर के जा रहा है, पाइपलाइन, अरे पाइपलाइन फुल भर के जा रहा है, पाइपलाइन फुल भर के जा रहा है। अंडरस्टैंड? पाइपलाइन फुल भर के जा रहा है और कैसा है? फोर्सफुल है, फोर्सफुल, फोर्सफुल, फोर्सफुल। तो फुल एंड फुल, फुल एंड फोर्सफुल, याद रखना, फुल एंड फोर्सफुल, दैट इज द बाउंडिंग पल्स, दैट इज द बाउंडिंग पल्स। यस और नो? बच्चे वीक, वीक है और पाइपलाइन खाली है, फीबल है, वीक है और पाइपलाइन खाली है, वीक है और वेसल के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन कम हो रहा है, दैट इज थ्रेडी पल्स। क्या बोला? थ्रेडी पल्स। थ्रेडी मीन्स, थ्रेटनिंग मीन्स कभी भी जान जा सकती है, बहुत ही कम ब्लड सर्कुलेट हो रहा है। बच्चा डिसरिथमिया, नेक्स्ट पल्स के अंदर आने वेरिएशन क्या है? डिसरिथमिया, इर्रेगुलर पैटर्न, irregular pattern, that is the dysrhythmia. Dysrhythmia means absence of rhythm, absence of rhythm या disturbance of rhythm, that is dysrhythmia. Okay guys, dysrhythmia, understand? pulse deficit से कहते हैं difference between the radial and apical rate। बच्चों ध्यान रखना, कौन सी दो पल्स के बीच डिफरेंस को पल्स डेफिसिट कहते हैं, कौन सी दो पल्स के बीच डिफरेंस को क्या कहा जाता है? पल्स डेफिसिट। तो ये क्वेश्चन आता है कि पल्स डेफिसिट होता है तो बच्चों रेडियल और एपिकल पल्स के बीच में जो वेरिएशन है दैट इज कॉल्ड एज द पल्स डेफिसिट। तो आपको ध्यान रखना, कौन सी दो पल्स के बीच डिफरेंस को पल्स डेफिसिट बोलोगे? तो रेडियल एंड एपिकल रेट के बीच में डिफरेंस को, तो डिफरेंस बिटवीन द रेडियल एंड एपिकल पल्स इज कॉल्ड पल्स डेफिसिट। तो देखिएगा ये गाइस करीब यहां से 10 क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं पल्स से रिलेटेड, यानी बिल्कुल एक्सट्रैक्टेड बात ही मैं कर रहा हूं, फालतू की बात नहीं कर रहे हैं, केवल एक्सट्रैक्टेड बात कर रहे हैं, जो एग्जाम में आने की संभावना है उतनी ही बात में वाइटल के अंदर आपको इंपॉर्टेंट सेलेक्टिव वाइटल यानी शॉर्ट एंड स्वीट के अंदर पूरे वाइटल हम रिव्यू करेंगे। क्लियर है गाइस? बात आगे बढ़ते हैं। थर्ड वाइटल है हमारे पास रेस्पिरेशन। क्या गाइस? रेस्पिरेशन, तीसरी रेस्पिरेशन वाइटल बच्चे। रेस्पिरेशन में यूपनिया, नॉर्मल रेस्पिरेशन को क्या बोला जाता है? पहला क्वेश्चन, नॉर्मल रेस्पिरेशन क्या कहलाता है? यूपनिया कहलाता है। क्या बोलते हो? यूपनिया। यूपनिया बोले तो नॉर्मल रेस्पिरेशन कितना होता है? 12 to 20 ब्रीथ पर मिनट। नॉर्मली रेस्पिरेशन रेट क्या है? 20, 12 to 20 ब्रीथ्स पर मिनट, 12 to 20 ब्रीथ्स पर मिनट, 12 to 20 बीट्स पर मिनट। क्या कहते हैं नॉर्मल रेस्पिरेशन को? यूपनिया कहा जाता है। क्या कहता है? यूपनिया। क्या बोलोगे? यूपनिया। टैकिपनिया कब जो कहा जाएगा? यदि द ब्रीथ रेट इज मोर देन 20, ब्रीथ रेट मोर देन 20 इज टैकिपनिया। ब्रेडिपनिया कहोगे? ब्रीथ रेट लेस देन 12, 12 से कम ब्रीथ रेट होना क्या कहलाएगा बच्चा? ब्रेडिपनिया। ब्रेडिपनिया लेसन ब्रीथ रेट 12 से कम हो जाना। यस और नो? एपनिया बोले तो एब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग, एब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग बोले तो एपनिया, एब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग बोले तो एपनिया। अरे बच्चा बोला मैंने यूपनिया यानी नॉर्मल, बोला एपनिया एब्सेंस। यस और नो? टैकिपनिया 20 से ज्यादा, ब्रेडिपनिया लगभग 12 से कम ब्रीथ पर मिनट। 4 क्वेश्चन कंप्लीट है ये चारों क्वेश्चन। यस और नो? नॉर्मली कितना? 12 से 20। क्वेश्चन नंबर 5, यस और नो? क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट आगे बढ़े, हाइपर वेंटिलेशन। हाइपर वेंटिलेशन इंक्रीज द रेट एंड डेप्थ।
अब क्वेश्चन आता है कि हाइपर वेंटिलेशन जब होगा तो कौन कौन से ब्रीदिंग के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर बढ़ेंगे, तो रेट भी बढ़ेगा और डेप्थ भी बढ़ेगा, रेट भी बढ़ेगा और डेप्थ भी बढ़ेगा, रेट भी बढ़ेगा। अरे भाग के जब हम आते हैं, दौड़ के जब भाग के आते हैं तो हाइपर वेंटिलेट करते हैं, यानी तेज रेस करके आओ, आप दौड़ के आओ, दौड़ के आओगे तो दोनों चीज बढ़ेगी, एक तो रेट भी बढ़ेगी, जल्दी जल्दी सांस लोगे आप, और डेप्थ भी बढ़ेगी, गहरी सांस लोगे। तो लंबी सांस और गहरी सांस लेना ही क्या कहलाता है, हाइपर वेंटिलेशन। तो क्लियर है गाइस, कुशमोल रेस्पिरेशन, कुशमोल रेस्पिरेशन, डीप एंड रैपिड, डीप एंड रैपिड पहला फीचर याद रखिए, क्वेश्चन आ सकता है। कुशमोल रेस्पिरेशन का फीचर बताइए, डीप एंड रैपिड, एसोसिएटेड विद द मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस यदि कभी भी हुआ तो ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस हुआ मींस क्या हुआ, पीएच घट गया, पीएच घटा, अब पीएच घटा तो क्या हुआ बच्चा, एच प्लस बढ़ गया, यस और नो, पीएच घट गया, एच प्लस बढ़ गया, इट मींस मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गया। ऐसा कब होता है, जब डायबिटिक कीटो एसिडोसिस किसी को हो जाता है, तो डायबिटिक कीटो एसिडोसिस के क्लाइंट्स में जो ब्रीदिंग होगा वो कहलाता है कुशमोल ब्रीदिंग। थोड़ा सा मैं रिव्यू करवा देता हूं यहाँ पर, ध्यान से देखना, यस और नो बोलो भाई, देखोगे क्या, चलो बात करता हूं। जब डीके किसी को हुआ, क्या हुआ, डीके हुआ, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हुआ, तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस क्या होते ही क्या बना, कीटोन बना, क्या बना भाई, कीटोन बना, प्लस क्या बना, फैटी एसिड बना। बच्चा कीटोन और फैटी एसिड, एसिड बना, फैटी एसिड बना, मींस मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गया है, क्या हो गया, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता ही क्या करता है, जस्ट लंग्स कंपेंसेट करेगा, लंग्स कंपेंसेशन करता है, लंग्स इसको कंपेंसेशन करेगा, लंग्स कंपेंसेशन करेगा, मींस एसिडोसिस हो गया है, बॉडी को क्या चाहिए, O2 चाहिए, बॉडी को क्या चाहिए, O2 चाहिए, इसलिए लंग्स क्या करेगा, रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ा देगा, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ेगी तो साथ के साथ ही डेप्थ भी बढ़ेगी, रेट और डेप्थ का बढ़ जाना ही क्या कहलाया, हाइपर वेंटिलेशन कहलाया, क्या कहलाया, हाइपर वेंटिलेशन कहलाया। हाइपर वेंटिलेशन ऐसा जो होता है, दिस टाइप ऑफ द रेस्पिरेशन पैटर्न इज कुशमोल रेस्पिरेशन। क्या बोला बच्चे, कुशमोल रेस्पिरेशन, यस और नो। अब देखिएगा, जब डीके के पेशेंट्स में कीटोन बनता है तो किस फॉर्म में बनता है, एसीटोन फॉर्म में बनता है। और बच्चा यदि एसीटोन की बात करें तो ये एक फ्रूटी ऑर्डर वाला गैस होता है, इसलिए जस्ट जो ब्रीदिंग होगा वो कैसा होगा, फ्रूटी, फ्रूटी ब्रीद ऑर्डर, कैसा होगा, फ्रूटी ब्रीद ऑर्डर। तो डीके के पेशेंट्स का ब्रीद ऑर्डर कैसा, फ्रूटी ब्रीद ऑर्डर, क्लियर है। तो डीके पूरा कंप्लीट है मेरी तरफ से। ब्लड ग्लूकोज डीके में होता है 300 से ज्यादा, और एचएचएनएस में होता है बेटा, एचएचएनएस के अंदर, एचएचएनएस के अंदर होता है 800 से ज्यादा, अंडरस्टैंड। तो मोर देन 300 मिलीग्राम पर डीएल, मोर देन 800 मिलीग्राम पर डीएल। डीके के अंदर एसिडोसिस एंड कीटोसिस होता है, जबकि एचएचएनएस में एसिडोसिस कीटोसिस नहीं होता है। डीकेए टाइप 1 वाले डायबिटिक पेशेंट्स को होता है, एचएचएनएस टाइप 2 वाले डायबिटिक पेशेंट्स को होता है। डीके के पेशेंट्स में क्या होगा, देखिएगा, जैसे ही यहां पर होगा एसिडोसिस, देखना थोड़ा सा और क्लियर करता हूं, डीके के पेशेंट्स में क्या हो रहा है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है बच्चा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। यहां से मैं एरो यहां ले जा रहा हूं, ठीक है, ये यहाँ पे ले आया मैं, ओके बच्चे, वहां से डायरेक्ट बात मैंने कहां से उठाई, मेटाबॉलिक एसिडोसिस से बात उठा रहा हूं। मेटाबॉलिक एसिडोसिस हुआ, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होते ही किडनी क्या करेगा, किडनी भी कंपेंसेट करेगा, तो कंपेंसेशन करेगा किडनी, यस और नो, कंपेंसेशन करेगा तो किडनी क्या करता है, रिटेन करेगा, रिटेन करेगा, अरे किसको रिटेन करेगा, बाई कार्बोनेट को रिटेन करेगा। अब जब किडनी में रिटेंशन होगा, बाई कार्बोनेट रिटेन होगा, तो साथ के साथ ही के प्लस का भी रिटेंशन होता है, के प्लस का भी रिटेंशन होता है। और इसीलिए बच्चे डीके के पेशेंट्स को स्टार्टिंग में क्या होगा, हाइपर कैलीमिया होगा, क्या होगा, हाइपर कैलीमिया होगा, क्या होगा इनिशियली, तो डीके के पेशेंट्स में इनिशियली क्या होगा, हाइपर कैलीमिया होगा, क्या होगा, हाइपर कैलीमिया होगा। जैसे ही रिटेंशन बढ़ेगा, इधर ब्लड ग्लूकोज बढ़ता जा रहा है, ब्लड ग्लूकोज बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ब्लड ग्लूकोज बढ़ने से क्या हुआ, हाइपर ग्लाइसीमिया हुआ, क्या हुआ बच्चा, हाइपर ग्लाइसीमिया हुआ, हाइपर ग्लाइसीमिया हुआ तो क्या हुआ, डिहाइड्रेशन होगा, डिहाइड्रेशन होगा, हाइपर ग्लाइसीमिया होते ही क्या होगा,
डिहाइड्रेशन होगा। डिहाइड्रेशन होते ही क्या होगा बॉडी में, ऑस्मोलर इफेक्ट आएंगे। क्या आएंगे, ऑस्मोलर इफेक्ट आएंगे। ऑस्मोलर इफेक्ट आते ही क्या होगा, पॉलीयूरिया होगा। पॉलीयूरिया होगा, यस और नो। और पॉलीयूरिया होगा तो क्या होगा, के प्लस बहुत अधिक क्वांटिटी में लॉस होगा। इसलिए इन केस ऑफ द लेटर स्टेज में क्या हो जाएगा, हाइपोकैलिमिया। क्या हो जाएगा बेटा, हाइपोकैलिमिया। तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के केस में इनिशियली हाइपरकैलिमिया और लेटर स्टेज में क्या होगा, हाइपोकैलिमिया। तो इन केस ऑफ द डीके इनिशियली हाइपरकैलिमिया होगा, लेटर में क्या होगा, हाइपोकैलिमिया होगा। क्लियर है, पैथोफिजियोलॉजी कंप्लीट एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं आपको। इनिशियली हाइपरकैलिमिया, इन केस ऑफ द लेटर स्टेज हाइपोकैलिमिया होगा। ब्लड ग्लूकोज 300 से ज्यादा होगा, इधर 800 से ज्यादा होगा, इधर पीएच लो हो जाती है, एसिडिक हो जाती है, कीटोसिस होगा, एसिडोसिस होगा, फ्रूटी ब्रीथ ऑर्डर होगा, कुश्मोल रेस्पिरेशन होगा, डेप्थ और रेट दोनों बढ़ेगी। ये किसके फीचर है, डीके के फीचर है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा, कंपेंसेशन में किडनी कंपेंसेट करेगा, हाइपर और लंग्स किडनी कंपेंसेट करेंगे, लंग्स कंपेंसेट करेंगे, हाइपर वेंटिलेशन होगा, किडनी कंपेंसेट करेगा, तो HCO3 का रिटेंशन करेगा, SCO3 का रिटेंशन करेगा, तो K प्लस रिटेन होगा, K प्लस रिटेन होगा तो हाइपरकैलिमिया होगा। हाइपरकैलिमिया होगा, जैसे अभी सर्दियां हैं तो सर्दियों में क्या होगा, ब्लड गाढ़ा है, अभी गाढ़ा है इसलिए सुसु ज्यादा आती है। अभी बार बार सुसु जा रहे होंगे आप लोग भी, ज्यादा सुसु आता है, यस और नो। क्यों, क्योंकि ब्लड गाढ़ा है, और जब कभी भी ब्लड गाढ़ा होगा तो डिहाइड्रेशन होगा, डिहाइड्रेशन होगा तो थर्स्ट सेंटर स्टिमुलेट होंगे, थर्स्ट सेंटर स्टिमुलेट होंगे तो क्या होगा, प्यास ज्यादा लगेगी, ब्लड में ऑस्मोलर इफेक्ट आएंगे, ऑस्मोलर इफेक्ट आएंगे तो पॉलीयूरिया होगा, पॉलीयूरिया होगा तो के प्लस लॉस होगा, के प्लस लॉस होगा तो हाइपोकैलिमिया हो जाता है। बात क्लियर है गाइस, बात आगे बढ़ाता हूं। तो यहाँ पर का कुश्मोल रेस्पिरेशन, वाइटल बढ़ा रहा हूं मैं आपको, क्या बढ़ा रहा हूं, वाइटल बढ़ा रहा हूं। थर्ड वाइटल क्या बढ़ा रहा हूं, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन बढ़ाते बढ़ाते हमने कहा कुश्मोल रेस्पिरेशन, यानी क्या क्या बढ़ता है, डीप, यानी कि जस्ट डेप्थ और रेट दोनों बढ़ती है। एसोसिएटेड विद मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्लियर हो गया, DKA डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। नेक्स्ट रेस्पिरेशन होता है काइनिस्ट्रोक। काइनिस्ट्रोक में रिदमिक वैक्सिंग एंड वैनिंग फ्रॉम वेरी डेप्थ टू वेरी स्लो एंड टेम्परेरी एपनिया। बच्चा यहां पर जब काइनी स्ट्रोक बोलोगे तो तीन बातें याद रखना, कभी कभी वेरी स्लो, कभी कभी वेरी डीप, कभी कभी जस्ट एपनिया। एपनिया मीन्स रुक जाना। तो कभी कभी क्या होगा, रिदमिक वैक्सिंग एंड वैनिंग। रिदमिक वैक्सिंग एंड वैनिंग का मीन्स स्लो एंड वेरी डीप होगा, कभी वेरी डीप होगा, कभी वेरी शैलो होगा, वेरी डीप एंड वेरी शैलो, वेरी डीप, कभी वेरी शैलो। तो शैलो मीन्स सुपरफिशियली, अंडरस्टैंड। थोड़ा सा इनहेल फिर एक्सपेल करना पड़ा, जैसे डॉगी करता है ना, डॉगी ब्रीथ करता है तो वो शैलो ब्रीथ करता है। डॉगी क्या करता है, डॉगी शैलो ब्रीथ करता है, सुपरफिशियली करता है। एक होता है डीप ब्रीथ, तो डीप ब्रीथ और शैलो ब्रीथ। तो काइनी स्ट्रोक क्या, रिदमिक वैक्सिंग एंड वीनिंग फ्रॉम द डीप ब्रीथ एंड द शैलो ब्रीथ, और टेम्परेरी एपनिया, कभी कभी एपनिया होता है। तो एपनिया, शैलो और डीप, दैट इज काइनी स्ट्रोक रेस्पिरेशन। बच्चे ऑर्थोपनिया क्या होता है, अपराइट पोजीशन टू ब्रीथ, अपराइट पोजीशन टू ब्रीथ। ऑर्थोपनिया मींस पोजीशन चेंज करने पर ब्रीदिंग डिफिकल्टी, ऑर्थोपनिया। जस्ट बच्चे, ऑर्थोपनिया इज द ब्रीदिंग डिफिकल्टी इन द चेंजिंग द पोजीशन, डिस्निया डिफिकल्ट ब्रीदिंग, ऑर्थोपनिया ड्यूरिंग द पोजीशन, अपराइट पोजीशन टू ब्रीथ, अपराइट पोजीशन टू ब्रीथ, दैट इज द ऑर्थोपनिया। डिस्निया मींस डिफिकल्ट ब्रीदिंग, क्लियर है। तो दैट इज द थर्ड वाइटल साइन, रेस्पिरेशन। गाइस नंबर 4 वाइटल होता है ब्लड प्रेशर। वाइटल 4 ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर में नॉर्मल एसबीपी कितना होता है, 120। देन डीबीपी कितना, 80। सिस्टोलिक बीपी कितना, 120। डायस्टोलिक कितना, 80। तो 120 80, दोनों के बीच डिफरेंस कितना, 40। क्लियर है। तो यानी कि दोनों के बीच को डिफरेंस को कहते हैं पल्स प्रेशर। यानी कि यदि सिस्टोलिक, डायस्टोलिक एंड पल्स प्रेशर का रेशो पूछूंगा तो आंसर क्या आएगा, 3 2 और 1। ये एम्स भोपाल ने पूछा था, यस और नो, क्लियर है गाइस। देन प्री हाइपरटेंशन, यहां से ध्यान रखो, यदि बीपी आ रहा है 120 से लेकर 139 और डायस्टोलिक 80 से 89, याद कैसे रहेगा, 120 से 139, 140 से 159, मोर देन 160, याद रहा। इधर याद रखो, 80 से 89, 90 से 99, याद रखिए, मोर देन 100, तीनों याद हो गया। इसको फर्स्ट वाली कैटेगरी में हाइपरटेंशन नहीं है, लेकिन ये फ्यूचर में हाइपरटेंसिव हो सकता है, इसलिए बोलोगे प्री हाइपरटेंसिव, यस और नो। इसे बोला हमने हाइपरटेंशन हो चुका है।
स्टेज फर्स्ट, इसको भी हाइपरटेंशन हो चुका है, और स्टेज सेकेंड। तो ध्यान रखना बच्चा, यहां से क्वेश्चन पुटअप होगा। तो हाइपरटेंशन फर्स्ट स्टेज, स्टेज 2 में बीपी का रेंज क्या होता है, मोर देन 160, और डायस्टोलिक होगा मोर देन 100। प्री स्टेज फर्स्ट हाइपरटेंशन में क्या होगा, 140 से 159 के बिटवीन बीपी आ रहा है, 90 से 99 के बिटवीन आ रहा है। प्री हाइपरटेंशन जिसको हाइपरटेंशन नहीं है, 120 से 139, 80 से 89। क्लियर है, ये डाटा डब्ल्यूएचओ ने दिया। किसने दिया, डब्ल्यूएचओ ने दिया। अंडरस्टैंड बेटा। अब दूसरी बात ध्यान रखना यहाँ पर एक और बात पूछते हैं यहाँ से, हाइपरटेंशन के केस में जब आप बीपी लेने जाओगे तो बीपी के कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बीपी लो, फॉल्स लो कब आता है, फॉल्स लो कब आएगा, और फॉल्स हाई कब आता है। अंडरस्टैंड, फॉल्स हाई एंड फॉल्स लो, ये क्वेश्चन दिल्ली एम्स में आता ही आता है। बच्चा लो बीपी कब होगा, लो बीपी कब होगा, जब आप कफ को टाइट बांध देंगे, जब एक्सट्रीमिटी एलिवेटेड होगा, यानी कि हार्ट लेवल से एलिवेटेड हो, या बीपी कफ को आप टाइट बांध दें, या फिर आप बीपी का लार्ज साइज का यूज कर लें। अंडरस्टैंड, तो ये तीन बातें ध्यान रखना। यदि बीपी कफ आपने लार्ज यूज किया तो फॉल्स लो रीडिंग होगा। यदि बीपी एक्सट्रीमिटी अगर हार्ट लेवल से एलिवेटेड है, जैसे ये पेशेंट है, ये पेशेंट का एक्सट्रीमिटी है, अब ये हार्ट के लेवल पे होना चाहिए। बीपी कभी भी ले रहे हो पेशेंट का, बेड पे हैंड जो एक्सट्रीमिटी है वो साइड लाइन में बेड पे रखा होना चाहिए। यदि अगर एक्सट्रीमिटी एलिवेट हो जाएगा बच्चा, तो एक्सट्रीमिटी एलिवेट होने के कारण उसका बीपी का जो रीडिंग होगा वो फॉल्स लो होगा। आप सोचेंगे लो बीपी आ रहा है, लेकिन वो बीपी लो नहीं है, फॉल्स लो है, नॉट द लो। अंडरस्टैंड। टाइट अगर बीपी कफ को आपने बांध दिया है तो इस कंडीशन में भी बीपी रीडिंग लो होगा। फॉल्स हाई कब होगा, जब आप कफ को लूजली अटैच करें, या फिर एक्सट्रीमिटी को डिपेंडेंट रखें, यानी कि जस्ट हार्ट के लेवल से नीचे रखें, या बीपी कफ आप स्मॉल यूज करें। तो याद रखना है, याद कैसे रहेगा, ये तीनों टाइप के क्वेश्चन मैंने करवा दिया है। टोटल 6 क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होते हैं। कितने एमसीक्यू बनेंगे, 6 एमसीक्यू बनेंगे। याद कैसे रहेगा, ध्यान रखना बच्चा। लो, जब कभी भी कोई भी बात ऐसी आए जिसमें बड़ा या इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज वाली कंडीशन में बीपी लो आएगा, और डिक्रीज वाली कंडीशन में बीपी हाई आएगा। जैसे जैसे हम इंक्रीज वाली कंडीशन की बात कर रहे हैं, इंक्रीज वाली जितनी भी कंडीशन हैं उन सब में बीपी कैसा आएगा, लो आने वाला है। और डिक्रीज वाली कंडीशन हैं तो बीपी हाई आने वाला है। इंक्रीज वाली कंडीशंस बोलो तो देखो क्या बात कर रहा हूं, टाइट, टाइट मीन्स बढ़ाना, टाइटनेस बढ़ गई, तो यहाँ इंक्रीज हुआ, टाइटनेस इंक्रीज कर दिया आपने। यहाँ एलिवेट मीन्स क्या किया आपने, आपने पोजीशन एलिवेट कर दिया, इंक्रीज कर दिया, तो यहाँ भी इंक्रीज वाली बात की। यहाँ पर लार्ज, क्या इंक्रीज हुआ, साइज इंक्रीज हो गई, तो लार्ज में साइज इंक्रीज हो गई। तो तीनों कंडीशन में कुछ ना कुछ इंक्रीज हुआ। देखो यहाँ टाइटनेस इंक्रीज हुआ, यहाँ पर प्लेन यानी बॉडी का जो लेवल है, एक्सट्रीमिटी का लेवल है, वो बॉडी लेवल से इंक्रीज हुआ। यहाँ क्या हुआ, साइज इंक्रीज हुआ। तो इंक्रीज वाली कंडीशंस में जो रीडिंग होगा वो कैसा होगा, फॉल्स लो। यहाँ पर क्या हुआ, लूज हो गया, लूजनेस डिक्रीज हो गई। यहाँ पर क्या हुआ, पोजीशन डिक्रीज हो गई, यहाँ साइज डिक्रीज हो गई। तो बच्चों जितनी भी डिक्रीज वाली कंडीशन है उनके अंदर बीपी का रीडिंग कैसा होगा, फॉल्स हाई। क्लियर है, तो ये ध्यान रखिएगा ब्लड प्रेशर की एक फॉल्स रीडिंग कब आती है। तो ये फोर्थ वाइटल था बच्चा, बीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है वापस से, व्हाट इज द नेम ऑफ द कैथेटर, व्हाट इज द नेम ऑफ द कैथेटर। जो आप कैथेटर देख रहे हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कैथेटर, What is the name of this catheter? This catheter is the Nelaton catheter. इसका नाम है बच्चा Nelaton catheter। क्या नाम है, Nelaton catheter नाम होता है इसका। क्या नाम है, Nelaton catheter. It is one time use catheter for instant emptying of the bladder during surgery to determine the amount of urine. बच्चा इसका दो तरह से यूज करते हैं, या तो कोई सर्जरी के दौरान यूरिन का इंस्टेंट रिलीज करने के लिए, यानी कि जस्ट ड्यूरिंग या आफ्टर सर्जरी या ड्यूरिंग सर्जरी, इफ यू वांट टू ड्रेन द यूरिन। वन टाइम यूजेबल कैथेटर है, वन टाइम यूजेबल कैथेटर होता है। नाम है इसका नेलाटोन कैथेटर। क्या बोलते हैं, नेलाटोन कैथेटर बोलते हैं। वन टाइम यूजेबल कैथेटर है, नेलाटोन कैथेटर कहते हैं। वन टाइम यूजेबल कैथेटर है, नेलाटोन कैथेटर कहते हैं। इसका एक ही बार यूज होता है। मोस्टली इसको यूज करते हैं बच्चा सर्जरी के टाइम। कब यूज करोगे,
सर्जरी के टाइम। तो ड्यूरिंग सर्जरी किस लिए? टू ड्रेन द यूरिन, यूरिन को ड्रेन करने के लिए, या फिर टू मेजर द अमाउंट ऑफ यूरिन। तो जस्ट वी यूज दिस कैथेटर, नेलाटोन कैथेटर, टू मेजर द अमाउंट ऑफ यूरिन या टू ड्रेन द अमाउंट यूरिन ड्यूरिंग सर्जरी। ओके, वन टाइम यूजेबल कैथेटर। अब नेलाटोन कैथेटर के कुछ कलर कोडिंग याद रखना। हो सकता है नेलाटोन कैथेटर के कलर कोडिंग आ जाए, क्योंकि आपसे जनरल कैथेटर के, कैनुला के, आईवी सेट के, इनके कैथेटर पूछते पूछते तो दिल्ली एम्स बूढ़ा हो चुका है। अब वो फालतू चीजें नहीं पूछेगा जो आज तक आप याद करते आ रहे हो। कैथेटर वेथेटर, जो जनरल आईवी की, कैनुला की साइज बताओ, गोज बताओ, निडल की साइज बताओ, कलर बताओ, गोज बताओ, ऐसी चीजें वो मुझे नहीं लगता है पूछेगा। कुछ एडवांस बढ़ेगा, अरे उसका भी अपना कोई स्टैंडर्ड है यार, दिल्ली एम्स का भी अपना कोई स्टैंडर्ड है। देखिएगा यहाँ पर हम 18 फ्रैंक का कैथेटर देखोगे तो डार्क रेड कलर का आएगा। 18 फ्रैंक वाले का कलर कैसा होगा? डार्क रेड। यस और नो? देन बच्चे 16 फ्रैंक वाला रेड कलर का होगा। कैसा? रेड कलर। 14 फ्रैंक वाला है, 14 फ्रैंक वाला है, कितना होगा? ये होगा बच्चा ग्रीन कलर। कैसा? ग्रीन कलर। ये 12 फ्रैंक वाला कैसा होगा? व्हाइट कलर। कैसा होगा? व्हाइट कलर। देन 10 फ्रैंक वाला कैसा होगा? ब्लैक कलर। अंडरस्टैंड? तो दीज आर द कलर कोडिंग्स ऑफ द नेलाटोन कैथेटर। नेलाटोन कैथेटर क्या है? वन टाइम यूजेबल कैथेटर है। क्या है भाई? वन टाइम यूजेबल कैथेटर है। किस लिए यूज करते हैं? सर्जरी के टाइम। तो ड्यूरिंग सर्जरी